बीजेपी के खिलाफ विरोधियों ने खेला कास्ट कार्ड। मोदी ने भी खोज निकाली जाति कार्ड की काट। हिंदुओं को जाति में बांटने चला था विपक्ष। मोदी की एक हुंकार ने हिंदुओं को जगा दिया। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भारत के 4 प्रधानमंत्रियों ने कदम रखा, लेकिन किसी ने भी रामलला के दर्शन नहीं किए। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने रामलला के दरबार में मत्था टेका तो वो हैं नरेंद्र मोदी। इस देश की आजादी के बाद कई प्रधानमंत्रियों ने देश की सत्ता संभाली, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री आदि कैलाश के दरबार में हाजिरी नहीं लगा सका। ये काम भी पहली बार किसी प्रधानमंत्री के नाम हुआ तो वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की राजनीति में जब जाति जनगणना के नाम पर करोड़ों हिंदुओं को जातियों में बांटने का सियासी खेल चल रहा हो, तो ऐसे मौके पर देवभूमि से आई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर बहुत बड़ा सियासी संदेश दे जाती है। इसी अक्टूबर महीने की 12 तारीख को जब पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर गए तो इस दौरान उन्होंने पिथौरागढ़ में अपने परम आराध्य देवों के देव महादेव के प्रिय स्थल आदि कैलाश के सामने श्रद्धा भाव के साथ ध्यान भी लगाया। सिर पर साफा, माथे पर तिलक और फिर शंखनाद। पार्वती कुंड परिसर में बैठकर आदि कैलाश पर्वत की ओर ध्यान लगाने वाले पीएम मोदी की तस्वीर कोई पहली तस्वीर नहीं है। वो कर्म से प्रधानमंत्री हैं और धर्म से हैं हिंदू, और वो भी सबसे बड़े महादेव भक्त। इसलिए काशी के बाबा विश्वनाथ धाम, उज्जैन के महाकाल दरबार से लेकर देवभूमि के केदारनाथ जैसे दिव्य धाम में मत्था टेक चुके हैं। और इस बार भोले बाबा के परम प्रिय आदि कैलाश धाम में भी बतौर प्रधानमंत्री अपनी हाजिरी लगा दी। महादेव की भक्ति की इसी शक्ति के दम पर नरेंद्र मोदी आज हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे बन गए। और इस आदि कैलाश धाम से भी पीएम मोदी ने देश के तमाम हिंदुओं को कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी संदेश भी दे दिया, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में हुई जाति जनगणना से विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिल गया। और हैरानी की बात तो ये है कि खुद सत्ता में रहते हुए जो कांग्रेस जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं कर सकी, अब तो वो कांग्रेस भी पूरे देश में जाति जनगणना कराने पर अड़ गई है। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। बधाई देना चाहेंगे, उन्होंने जो सरकार चुना है देश के हालात को, राज्य के हालात को देखते हुए उन्होंने चुना। और आप सब लोग जान रहे थे पहले जो सरकार थी वो कैसे गिरी, कर्नाटक की। लेकिन हमने तो कल ही कह दिया था कि जो बजरंग बली हैं हनुमान जी, वो बीजेपी से जो है नाराज है। तो आज जो रिजल्ट आया है एक तरफा रिजल्ट आया है, और बीजेपी बची कहाँ? दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ? ये बात तो तय है कि चुनाव से पहले जाति जनगणना का नया सिगुफा छोड़ने वाली विपक्षी पार्टियों का ये एक बड़ा हथियार होगा। और इसी मुद्दे पर 28 विपक्षी पार्टियों वाला इंडिया गठबंधन मोदी को घेरने की कोशिश भी करेगा, जिससे पहले ही सतर्क हो चुकी बीजेपी ने विपक्ष पर जाति जनगणना के नाम पर बिहार को टुकड़ों में बांटने का आरोप लगा दिया। आगे आइडेंटिटी का क्या होगा? तो नीतीश बाबू ने क्या किया था बिहार में? बिहार की चर्चा करते थे, बिहारी अस्मिता की बात करते थे, बिहारीपन की बात करते थे, बिहार के सब नेशनलिज्म की बात करते थे। और अब क्या हुआ?
बिहार को आपने बिल्कुल टुकड़े 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 में बांट दिए, सबको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। तो जिस बिहारी अस्मिता की आपने शुरू से ही 2005 में जब बने थे तो बिहार दिवस मनाया, बिहार में लोगों में कि भाई बिहारीपन जगे, लोग बिहार के बारे में सोचे। अब आपने सबको बिल्कुल एक तरह से मजबूर कर दिया है कि अपने बारे में देखो, अपनी जाति को देखो, कितनी संख्या है। तो बहुत बड़े जो पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, मैंने बताया था कि 190 से ज़्यादा जातियां हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। सब लोग किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से उनको लग रहा है कि मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस है, जब एक जनगणना इस प्रकार की जातीय जनगणना नहीं हुई थी। और यही नीतीश बाबू जमात की बात करते थे पहले, बहुत ही पिछड़ा समाज, पूरा का पूरा अनुसूचित जाति का समाज। और आप क्या कर रहे हैं, आप जमात से समाज की तरफ बढ़ते, समाज की तरफ पूरा प्रदेश आता है, फिर देश आता है। आखिर राष्ट्रभक्ति होगी कि नहीं, प्रदेश भक्ति होगी कि नहीं? और यही देखिए फर्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति की बात करते हैं, हमारा वैज्ञानिक जब जाता है चांद पर तो कोई पूछता है तुम किस जाति के हो, और नीतीश बाबू सबको गिनवा रहे हैं। कभी नीतीश कुमार के सिपाही रहे बिहार के दिग्गज नेता आरसीपी सिंह, नीतीश के विरोध के बावजूद मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन नीतीश को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हें दोबारा राज्यसभा ही नहीं भेजा, जिससे वो मंत्री नहीं बन पाए। फिलहाल आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और इसी तरह से विपक्ष के जाति जनगणना हथियार को कुंद करने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देवभूमि उत्तराखंड से आई पीएम मोदी की हिंदुत्व वाली छवि ने भी देश के हिंदुओं को संदेश दे दिया कि विपक्ष भले ही जाति जनगणना के नाम पर हिंदुओं को जातियों में बांटने में लगा हो, लेकिन हिंदुओं को नहीं बंटना है। ऐसे में देखना यह है कि क्या वाकई में पीएम मोदी का यह संदेश हर हिंदू तक पहुंच गया है, और जब 2024 का चुनाव आएगा तो क्या करोड़ों हिंदू पीएम मोदी के काम के साथ उनकी इसी हिंदुत्व वाली छवि पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार सत्ता सौंपेंगे, या फिर जाति जनगणना के नाम पर हिंदुओं को जाति में बांटने में जुटे विपक्ष को सत्ता सौंपी जाएगी? इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के हर गांव में देश के रक्षक हैं। यहां की वीर माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है जो मेरे देश की रक्षा कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की उनकी दशकों पुरानी मांग को हमारी ही सरकार ने पूरा किया है। अब तक 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 70,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए हैं। इसका लाभ उत्तराखंड के भी 75,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिला है। हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता बॉर्डर एरियाज में विकास की भी है। आज बॉर्डर एरियाज में सुविधाओं का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी क्या गलती थी, ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया? गलती आपकी नहीं थी। पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे? आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं न हम डराते हैं। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है।
अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस बदली हुई सोच का लाभ उत्तराखंड को भी मिलने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को, सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था। जो अंतिम है, विकास के मामले में उसका नंबर भी आखिर में ही आता था। ये भी एक पुरानी सोच थी। हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं, बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि यहां से जो लोग पलायन करके गए हैं वो फिर लौट के आ जाएं। हम चाहते हैं इन गांवों में पर्यटन बढ़े, तीर्थ यात्रा का विस्तार हो,